नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। सभी लोग जल्दी से लाइव आइए, सेशन को बेहतरीन बनाते हैं। हम लोग शेड्यूल की बात करेंगे, अनुसूचियों की बात करेंगे और कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है, किस अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, सारी चीज़ें मैं याद कराता हुआ चलूंगा और कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों को आज क्लास में ही याद हो जाए। आशुतोष राय, अग्नि, आदित्य, शिवम, दीपक, मोनू, उदय, अलका, राजपूत, राठौर, अमरीश, नरेंद्र, अभय, सभी को नमस्ते। सुमित, आयुष, कृष्ण, गुरप्रीत, सुशीला, रोहित, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग लाइव रहेंगे, सेशन को बेहतरीन बनाते हैं। मैं पूरी कोशिश यही करूंगा कि आप लोगों को क्लास में ही सारी चीज़ें याद कराता हुआ चलूं। हम लोग बात कर रहे हैं अनुसूचियों की। हम अनुसूचियां पढ़ेंगे कि सर अनुसूचियां, अगर मैं मूल संविधान की बात करूं कि ओरिजिनल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी थी, तो कुल जो हमारा ओरिजिनल संविधान है, मूल संविधान है, उसमें अनुसूचियों की संख्या थी 8। लेकिन वर्तमान समय में कितनी है? आप कहेंगे सर वर्तमान समय में है 12। कितनी अनुसूचियां? 12। किस अनुसूची में क्या विषय दिया गया है, कौन सा सब्जेक्ट दिया गया है, इन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग पेन कॉपी उठा लीजिए, आराम से पढ़ना स्टार्ट करिए। तो हम लोग कहेंगे सर जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान, जिसे अंग्रेजी में हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे कि सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर यहाँ पर बात होगी तो आप कहेंगे सर 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। आवाज नहीं आ रही? आवाज प्रॉपर आ रही है? आवाज कम आ रही है? चलिए, अभी प्रॉपर आवाज है क्या? अभी प्रॉपर एकदम आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। इनको हम याद करते हुए चलेंगे कि सर वर्तमान समय में कितनी शेड्यूल हैं। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट में कितनी शेड्यूल्स हैं, तो 12 शेड्यूल हैं। कितनी शेड्यूल हैं मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। कितनी अनुसूचियां हो जाएंगी वर्तमान समय में? 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। अब ये बताइए कि सर पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? पहली अनुसूची में क्या लिखा है? हम लोगों ने बस ये पढ़ते हैं कि संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, केवल यही तो पढ़ते आए हैं। अब ये बताइए यदि कोई नया राज्य बनाना हो तब किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? अभी हम लोग बात ये नहीं करेंगे कि कौन से आर्टिकल में संशोधन होगा, हम अभी बात करेंगे किस शेड्यूल में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, किस अनुसूची में। हाँ जी, नोट्स बनाइए, बिल्कुल नोट्स बनाइए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं पढ़ाता हुआ चलूंगा, एकदम शानदार तरीके से। कि सर जो फर्स्ट शेड्यूल है, जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारी पहली अनुसूची या प्रथम अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? आप क्या कहेंगे कि सर जो पहली अनुसूची है इसमें क्या लिखा है? कौन कौन बच्चा जानता है? सभी आई थिंक जानते ही होंगे कि सर पहली अनुसूची में लिखा है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, या ऐसे पढ़ सकते हैं कि सर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किस अनुसूची में आता है? तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे पहली अनुसूची में। किस में आता है? पहली अनुसूची में। यहां पर हम बात करेंगे सर इसमें किस किस का वर्णन है। देखिए, एक तो राज्यों का यानी कि स्टेट्स, राज्य यानी कि स्टेट्स का जिक्र इसमें किया गया है, राज्यों का जिक्र इसमें है। दूसरा यहां पर संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, तो आप कहेंगे सर संघ राज्य क्षेत्र, जिसको हम बेटा इंग्लिश में यूटीज कह सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज कह सकते हैं। क्या कहेंगे? यूनियन टेरिटरीज कहेंगे। अब बात ये आती है, अब बात ये आएगी कि सर हम भारत में ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि वर्तमान में टोटल स्टेट कितने हो जाएंगे? 28 राज्य हो जाएंगे और 8 यूटीज हो जाएंगी। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब बात यहां पर आएगी कि सर ये बताएं जब किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो
या किसी राज्य से दूसरा राज्य बनाना हो, उसकी सीमा में कमी करनी हो, तो आप कहेंगे सर अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। अभी मैं आर्टिकल नहीं करा रहा हूं, अनुच्छेद नहीं करा रहा हूं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूं। ये बहुत बेसिक है, एकदम जीरो लेवल से समझ के चलो, है ना। वरना मैं अगर जो जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं बेचारे, उनको उनके स्टार्टिंग से क्या होना चाहिए वो सारी चीजें मैं कराता हुआ चलूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम बात करेंगे जैसे कि भैया राज्य के नाम में परिवर्तन करना होगा, नेम अगर बदलना होगा, तो यही चीज आर्टिकल 1 में भी लिखी है, लेकिन हम आर्टिकल 1 को तो नहीं पढ़ रहे। आर्टिकल 2 में क्या लिखा है, 3 में क्या लिखा है। अगर मैं बात करता सर नया राज्य बनाने के लिए कौन से आर्टिकल की बात होगी, तो अनुच्छेद 3 की, अनुच्छेद 3 की। लेकिन मैं अनुच्छेद 3 नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं अनुसूचियां, मैं शेड्यूल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जब किसी के नाम में परिवर्तन करना हो तब किसमें संशोधन होगा, अनुसूची 1 में। किसमें, शेड्यूल 1 में। जैसे कि जम्मू कश्मीर का नाम बदला गया, जम्मू कश्मीर का नाम बदला गया। अब ये बताइए क्या जम्मू कश्मीर का नाम बदला गया, आप कहोगे नहीं बदला गया। फिर सर जम्मू कश्मीर के लिए अनुसूची 1 में संशोधन क्यों करना पड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए उसके नाम में परिवर्तन नहीं हुआ, उसके क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, उसके राज्य का दर्जा अलग करके उसे यूटी बनाया गया है। क्या बनाया गया है, यूटी बनाया गया। यानी कि हम कहेंगे सर राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य को यूटी बनाना हो, तब भी किसमें संशोधन करना पड़ेगा, शेड्यूल 1 में संशोधन करना पड़ेगा। राज्य की सीमा में कमी करनी हो, सीमा यानी कि उसकी बाउंड्री को कम करना हो, बाउंड्री को कम करना हो तब क्या करना पड़ेगा, तब भी भैया अनुसूची 2 में ही संशोधन करना पड़ेगा। किसमें, अनुसूची 2 में ही संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हमने पढ़ा कि सर जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों क्या बन गए, यूटी बन गए। क्या बन गए, यूटी बन गए। तो उसके लिए हमें कौन से अनुसूची में संशोधन करना पड़ा, तो आप कहेंगे सर अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ा, अनुसूची 1 में। अभी मैं आर्टिकल 3 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शेड्यूल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर इतना लिख लिया हो तो थम जरूर कर देना, और ये चीज समझ में आ गई हो तब भी आप थम कर देना। ठीक है, वॉइस प्रॉपर नहीं है भानु, देखो वॉइस ठीक है बेटा, हाँ जी, इतना आप लोगों ने लिख लिया, अगर इतना समझ में भी आया हो तो चलते हैं आगे। ठीक है, आगे हम लोग चल लेते हैं। आगे हम बात करेंगे अनुसूची 2 की, कि सर अनुसूची 2 क्या कहती है। शेड्यूल, शेड्यूल की बात होगी कि सर जो शेड्यूल 2 है, अनुसूची 2 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है शपथ। किसका प्रावधान है, शपथ यानी कि ओथ का प्रावधान है, कि सर अनुसूची 2 के तहत ही शपथ ली जाती है। कि कौन कौन व्यक्ति शपथ लेगा, क्या राष्ट्रपति शपथ लेंगे, क्या उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे, नहीं। फिर सर कौन शपथ लेता है, आप कहेंगे सर संसद के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन, जो संसद के सदस्य होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वो अनुसूची 2 के तहत शपथ लेंगे। ठीक है जी, या वेतन होगा, तो आप कहोगे नहीं सर शपथ तो होगा ही नहीं, शपथ तो होगा ही नहीं। फिर क्यों सर आप ये बता रहे हो, तो आप कहोगे सर अनुसूची 2 में तो शपथ है ही नहीं। मैं चेक कर रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। किसी बच्चे ने भी यही नहीं बताया कि सर इसमें तो शपथ आता ही नहीं है। चलिए, ये आपका टेस्ट था, ये टेस्ट था आप लोगों का जिसमें आप फेल हो गए। देखो आप लोग पढ़ रहे हो बेटा, मैं आप लोगों को यही भरोसा दिलाऊंगा, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा उनको आप लोग नोट डाउन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में पढ़ते भी चलेंगे, आज साथ में पढ़ते भी चलेंगे। अब आप लोग ये बताओ, मैं ट्रिक तो आप लोगों को बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। आप लोग ये बताओ सर अनुसूची 2 में किसका प्रावधान है, शेड्यूल 2 में किसका प्रावधान है, तो आप कहेंगे सर वेतन का। किसका प्रावधान है, वेतन।
जिसे हम क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, सैलरी बोलेंगे। कि सर इसमें किस किस को सैलरी दी जाती है, किस किस को सैलरी दी जाती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेटा ये टेस्ट है, इसमें मजाक नहीं है, ये टेस्ट चल रहा है। हाँ जी, अब देखो, अब मैंने बोल दिया ना शपथ नहीं आती, तो सब लोग शपथ शपथ बोल रहे हो। मैं जब जब बोलूँ तब लिखा करो। अभी आप लोग, इसका मतलब पता है क्या, ये मैंने ऐसे क्यों किया है, रीजन क्या है, आप लोग लिख रहे हैं। अब आप लोग लिखोगे, मैं यहाँ पर बोलता रहूंगा, आप लिखते रहोगे, आप ध्यान ही नहीं दोगे। अब आप ध्यान दोगे, अब आप ध्यान दोगे सारी चीजों पर। आप लोगों को मैं यहाँ लिखूंगा, आप लोग लिखते चलोगे, फिर शाम को कहोगे सर हमें समझ नहीं आया। रीजन जानते हैं क्यों समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो टीचर यहाँ लिख रहा होता है ना, आप उसी को फटाफट फटाफट लिखने लग जाते हो। जो समझाया जाता है, जो चीजें यहाँ बताई जाती हैं, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, केवल लिखने में लगे रहते हो। बेटा इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, सारी पीडीएफ आप लोगों को दी जाएंगी, ठीक है। हम बात करेंगे सर इसमें शपथ के बारे में, कि भैया इसमें शपथ दी जाती, शपथ या सैलरी, राज्यसभा में सीटें, सारी चीजें बताता चलूंगा। कि सर इसमें वेतन, जैसे राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, बता सकता है क्या कोई, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट को कितना वेतन दिया जाता है? तो आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट को जो वेतन दिया जाता है वो 5 लाख रुपए है। इसका वर्णन कहाँ किया गया है कि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए दिया जाता है? तो इसका वेतन दिया जाता है 5 लाख रुपए, जिसका वर्णन कहाँ पे, शेड्यूल 2 में। उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, किसको, उपराष्ट्रपति को। कि सर उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को कितना वेतन दिया जाता है? आप कहेंगे सर 4 लाख रुपए। कितना, 4 लाख रुपए। राज्यपाल को कितना वेतन दिया जाएगा, राज्यपाल को कितना वेतन दिया जाएगा? आप कहेंगे सर 3.5 लाख रुपए। कितना, 3.5 लाख रुपए। राज्यपाल को गवर्नर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, गवर्नर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये बताते चलेंगे आप लोग, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जज होते हैं, इनको कितना वेतन मिलता है? 2,80,000 रुपए, 2.8 लाख, ठीक है। और जो अदर जज होंगे, जो अदर जजेस होंगे, इन्हें 2,50,000 रुपए मिलता है। यह सैलरी आप लोगों को याद थी? यह सैलरी आप लोगों को याद थी या नहीं थी? ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें, इनको आप लोग याद करोगे, इनको आप लोग याद करोगे कि भैया किसकी कितनी सैलरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा? तो आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति की सैलरी क्या है, राष्ट्रपति की सैलरी क्या है, इनकी सैलरी का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? तो शेड्यूल 3 में, 2 में, 1 में, 4 में। तो आप कहोगे सर 2 में। अच्छा, यहाँ पर हम बात करेंगे सर हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट, अब ये बताइए जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, जो चीफ जज होंगे हाई कोर्ट के, इन्हें कितना रुपया मिलता है? 2,50,000। कितना? 2,50,000 रुपये इनको दिया जाता है। कितना रुपया मिलता है भैया? 2,50,000 रुपये मिलता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें कि सर जो अदर जज होंगे, जो अन्य जजेस होंगे, इन्हें 2,25,000 रुपये, 2,25,000 रुपये मिलता है। और इन सब की सैलरियों का प्रावधान अनुसूची 2 में किया गया है। सर पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, सेकंड अनुसूची में वेतन है, क्या है? वेतन है, ठीक है। ये जो है सेकंड है, कभी इसको आप लोग इसको 2 अनुसूची है, कभी 11 समझ बैठो, ठीक है। अब ये बताओ, इतना लिख लिया आप लोगों ने, इतना? हाँ, ये मंथली सैलरी होती है बेटा, सैलरी मंथली मिलती है, हाँ बिल्कुल मंथली सैलरी मिलती है बच्चे। चलिए लिख लेंगे आप लोग। अब एक बच्चा कह रहा है राहुल कि सर पीएम की सैलरी कितनी है? देखिए पीएम की जो मंथली सैलरी होती है, वो अगर मैं देख लूँ पूरा, अगर डिटेल में जाऊँ कि भाई 60,000 रुपये इस चीज़ के, 50,000 इस चीज़ के, कुल मिलाकर तो वो 2.5 लाख से भी ऊपर पड़ती है, और वैसे दिखावे के लिए 60,000 रुपये है, ठीक है। चलिए हम लोग ये बता रहे हैं, मैं एग्जाम्पल तौर पर ये सारी चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ, एक बार इसको आप लोग प्रॉपर लिख लीजिए, और लिखने के बाद थम कर देना कि सर हमने इतना लिख लिया है, ठीक है जी। चलिए लिख लेंगे, लिख लिया इतना आप लोगों ने, बहुत शानदार, ठीक है। ये सारी चीज़ें, आईएएस जो सरकारी होते हैं बेटा, उन्हें संचित निधि से मिलता है, बिल्कुल यहाँ तक आप लोग लिखेंगे ये चीज़ें।
हाँ बिल्कुल, हर एग्जाम के लिए प्रॉपर रहेंगी। अब बात करते हैं बेटा अनुसूची 3, किसकी? अनुसूची 3। लास्ट में मैं ये याद भी कराऊंगा आप लोगों को, अनुसूची 3, अनुसूची या शेड्यूल। बेटा बार बार लिखने की आवश्यकता है क्या, शेड्यूल या अनुसूची? तो आप कहेंगे कि सर 3 में क्या है, तो हमने पढ़ा सर शपथ। किसका वर्णन है? शपथ का वर्णन है। शपथ यानी कि ओथ। कि सर अनुसूची 3 के तहत कौन कौन शपथ लेता है? क्या राष्ट्रपति अनुसूची 3 के तहत शपथ लेता है? नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेगा। तो फिर सर कौन कौन शपथ लेते हैं, कौन कौन शपथ लेंगे अनुसूची 3 के तहत? यहां पर पढ़ना कि सर इसके तहत कौन शपथ लेता है, कि जो एमपी होते हैं। कौन होते हैं बेटा? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप कहेंगे सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? आप कहेंगे संसद सदस्य। कौन मेरे बच्चों? संसद सदस्य। जैसे कि जो सांसद बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, वो शपथ का किसके अकॉर्डिंग ग्रहण करेंगे? अनुसूची 3 के तहत, अनुसूची 3 के तहत। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के, एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे वो अन्य न्यायाधीश हो। ठीक है जी। इनकी शपथ का प्रारूप, इनकी शपथ का जो ड्राफ्ट है वो किसके समान है? तो आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो शपथ, जो ओथ ड्राफ्ट है वो कैग के ड्राफ्ट के समान है। जिस प्रकार से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शपथ ग्रहण करता है, सेम उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी शपथ ग्रहण करते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे सर केंद्रीय मंत्री। कौन बेटा? केंद्रीय मंत्री। ठीक है जी। कौन बेटा? केंद्रीय मंत्री। जो केंद्रीय मंत्री होंगे, जो सेंट्रल मिनिस्टर होंगे, कौन? जो सेंट्रल मिनिस्टर होंगे, वो भी आप लोग यहां पर ध्यान से पढ़ना कि सर जो सेंट्रल मिनिस्टर होंगे, सेंट्रल मिनिस्टर, वो भी अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करेंगे। जो राज्य मंत्री होंगे, राज्य मंत्री, वो भी किसके? राज्य मंत्री किसके तहत? तो जो स्टेट मिनिस्टर कहलाते हैं, स्टेट मिनिस्टर। कि सर जो राज्य मंत्री होंगे वो कौन सी अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण करेंगे? आप कहेंगे सर अनुसूची 3 के तहत। किसके तहत? अनुसूची 3 के तहत। अब बात करते हैं सर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। परीक्षक जिसे हम कैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सिंपल सी चीजें हैं। हाँ जी बिल्कुल, रिकॉर्ड भी मिलेगी, ये रिकॉर्ड भी मिलेगी। तो आप कहेंगे सर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते चलेंगे। समझ रहे हैं आप लोग ये सारी चीजें? चलिए ये चीजें हमने लिख ली। अब एक नोट डालना, यहाँ पर एक नोट डालना। नोट में क्या लिखेंगे आप लोग? एक नोट में आप लोग लिखेंगे, और नोट का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस किस की शपथ का प्रारूप एक जैसा है? एक जैसा है तो आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट। यहां पर मैं लिखूंगा कि बेटा सुप्रीम कोर्ट एवं कैग, सीएजी की शपथ का प्रारूप एक जैसा है। शपथ का प्रारूप, शपथ यानी कि ओथ, ओथ का प्रारूप, प्रारूप जिसे हम अंग्रेजी में ड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। एक समान है। कैसा है? एक समान है, एक जैसा है।
जिस प्रकार से कैग शपथ लेता है उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी शपथ लेते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये बताइए, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? ये बता देंगे आप लोगों ने लिखा। अब हमने यहां पर लिख लिया था संसद सदस्य, क्या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं लेंगे? एमएलए एमएलसी शपथ नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो वो भी इसमें एक हेडिंग में ही लिख लेना कि सर यहां पर लिख लेना एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी के द्वारा भी बेटा शपथ ली जाती है। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे पूरी फुल फॉर्म में लिख देता हूं यहां पर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है भैया, जिसे हम क्या बोलते हैं? विधायक। क्या बोलेंगे? विधायक। ठीक है, कहते हैं चाचा विधायक है मेरे, चाचा विधायक है मेरे। और एमएलसी को क्या बोलते हैं? एमएलसी भी मैं लिख देता हूं यहां पर ब्रैकेट में कि सर एमएलसी कौन होता है? एमएलसी, इसको भी मैं लिख देता हूं कि सर एमएलसी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो आप कहेंगे सर मेंबर ऑफ, किस किस को पता है कमेंट करो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल। हिंदी में बोलें तो विधान परिषद के सदस्य, हिंदी में बोलें तो विधान परिषद, विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, अगर इसको हिंदी में बोलें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको विधानसभा के सदस्य, विधान सभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य। ठीक है जी, तो ये फैक्ट हो गए आप लोगों के महत्वपूर्ण, इनको आप लोग भैया थोड़ा सा इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, इनको आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण बनाकर लिख लीजिए। चलिए, यहां तक हम लोगों ने इसको लिख लिया है। अब जल्दी से बताएं, ये चीजें आपको समझ में आ गई कि सर कौन कौन अनुसूची 3 के शपथ ग्रहण करेगा? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से फटाक से लिख लीजिए। कैग, कैग का मतलब होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सीएजी। आप कहेंगे सर कैग का क्या मतलब होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब, बिल्कुल लिख लिया आप लोगों ने, शानदार। कैग की फुल फॉर्म बेटा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मेरे बच्चे, यहां तक लिख लिया। जितने भी मेरे भाई मेरी बहन देख रही हैं, ये मानकर चलिए कि मैं आप लोगों में अपना छोटा भाई या छोटी बहन मानकर सारी चीजें वही दिल से पढ़ा रहा हूं जो मैं अपने भाई या अपनी छोटी बहन को पढ़ाता। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लेंगे। आगे हम लोग चलेंगे, आगे हम लोग चलेंगे भैया। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अब हम बात करेंगे सर अनुसूची 4 के बारे में। किसके बारे में? अनुसूची 4, शेड्यूल 4। कौन सी बेटा? शेड्यूल 4 क्या कहती है, इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है कि सर अनुसूची 4 क्या कहती है। कौन कौन बच्चा बताएगा? शेड्यूल 4 अनुसूची 4 में क्या लिखा है? अनुसूची 4 में क्या लिखा है? तो आप कहेंगे सर अनुसूची 4 में लिखा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। किसमें? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। किसमें मेरे भैया? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, का बंटवारा। ठीक है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं? डिविजन्स ऑफ सीट या डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। क्या कहेंगे भैया? डिस्ट्रीब्यूशंस कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है जी, कि सर राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा किया जाएगा कि किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी। जैसे कि यूपी से 80 सीट जाती हैं या 31 सीट जाती हैं? आप कहेंगे सर 31 सीट जाती हैं, 80 सीट लोकसभा से जाती हैं। ठीक है, अब बात यह आ गई कि सर सीटों का बंटवारा क्या एक समान कर दिया हर राज्य को या अलग अलग कर दिया है? अलग अलग कर दिया है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर हम बात करेंगे, अजय कुमार कह रहे हैं सर आप जैसा टीचर मिल जाता तो आज मैं टॉपर
टॉपर होता। अरे वाह, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे। हम लोग बात करेंगे लाइक कैसे लाइक करते हैं। यहाँ पर लाइक की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। एक बच्चा कह रहा है वित्त मंत्री कैसे, वित्त मंत्री शपथ कैसे ग्रहण करेंगे। देखिए मंत्रियों का, मंत्री कौन होगा, जो सांसद बनेगा वही तो मंत्री बनेगा। अब जो सांसद है वही मंत्री बन जाता है। तो सांस धीमे धीमे लो, तूफान आ रहा है, ऐसा भी होता है क्या? सांस की आवाज भी जा रही है क्या? अच्छा, चलिए, तो ये चीजें हमने पढ़ ली। कितने नटखट बच्चे हो आप लोग हैं। मैं डर गया कि मेरी सांस में कहीं वास्तव में तो तूफान नहीं आ रहा है। डरा दिया आप लोगों ने। ठीक है, मैं वैसे आपको ट्रिक भी याद कराऊंगा, राज्यसभा से कितनी सीटें जाएंगी, कहाँ से आएंगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे बेटा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा हुआ है। अब ये बताइए जो सीटों का बंटवारा होता है वो कैसे होता है। आप कहेंगे सर जनसंख्या के आधार पर। कैसे किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर होगा जी? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है। तो यहां पर कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर। अब ये बताइए कि सर सीटों में जो बंटवारा किया गया उसके लिए कौन सी जनगणना मानी गई है, कौन सी जनगणना? हाँ जी, रानी सैनी, सनी राजपूत, धन्यवाद मेरे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, मनीषा कुमारी मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका धन्यवाद। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर ये जो जनसंख्या है किसको आधार मानकर सीटें बांटी गई हैं। क्या 2011 की जनगणना है, क्या 1971 की जनगणना है, क्या 2021 की जनगणना है? 2021 में तो हुआ भी नहीं है अभी। तो आप कहेंगे सर कौन सी जनगणना के आधार पर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया है? आप बताएंगे। भाई आवाज की बहुत प्रॉब्लम आ रही है बच्चों की, देखो। ठीक है, हम बात करेंगे सर 1971 की जनगणना को आधार मानकर, 1971 की जनगणना को आधार मानकर, जनगणना। ठीक है, कौन सी जनगणना? तो 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है जी, के आधार पर। ठीक है, यहां पर आप कह सकते हैं सर ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ, नहीं सेंसस, जनगणना है ना, ऑफ द सेंसस ऑफ, सेंसस 1971। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया है? तो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया, और ये सीटों का बंटवारा 2026 तक, 2026 तक ऐसे ही रहेगा, 2026 के बाद ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, चलिए जयपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ध्यान रखना कि ये याद करना है आप लोगों को, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है? 4 में। किस में है? 4 में। फिर जनसंख्या के आधार पर, बेसिस ऑन द पॉपुलेशन, 1971 की जनगणना को आधार मानकर ही सीटों का बंटवारा किया गया है, और ये कब तक वैलिड रहेगा? 2026 तक। कब तक बेटा? 2026 तक। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम अनुसूची यानी कि शेड्यूल 5। किसकी बात करेंगे बच्चे? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं। शेड्यूल या अनुसूची, अनुसूची 5। कौन सी? अनुसूची 5। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है जो अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र होगा, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वाला जो क्षेत्र होगा, SC ST वाला जो क्षेत्र होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल यानी कि प्रशासन और नियंत्रण का वर्णन कौन सी अनुसूची में दिया गया है? यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर SC एवं ST, ये तो आप जानते होंगे। शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति। इसको मैं यहां लिख देता हूं अनुसूचित
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, ठीक है जी, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन, क्षेत्रों यानी कि एरियाज, जो उसके एरियाज होंगे, के क्षेत्रों का प्रशासन, का प्रशासन क्या हो जाएगा भैया, प्रशासन। प्रशासन को हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करेंगे एवं नियंत्रण, नियंत्रण जिसको हम कंट्रोल बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, कंट्रोल। ये बताइए सर, भारत की ऐसी कौन सी अनुसूची है, भारत की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें एससी एवं एसटी के प्रशासन और नियंत्रण का जिक्र किया गया है? तो आप क्या कहिएगा, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर अनुसूची 5, क्या कहेंगे, अनुसूची 5। हाँ जी बिल्कुल शिवम, बिल्कुल शिवम, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भैया। हाँ जी बहुत बढ़िया। यास्मीन सिद्दीकी कह रहे हैं फिर सर जी स्टूडेंट्स का नाम कैसे लेते हैं? बेटा जिनका नाम आता है सामने उन्हीं का हम क्लास में नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो अनुसूची 5 में हमने क्या पढ़ा कि सर अनुसूची 5 में लिखा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, एससी एसटी के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण अनुसूची 5 में दिया गया है, ठीक है जी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सभी, हाँ जी सभी जितना लिख चुके हैं बताइए, फिर मैं आगे चलता हूँ, यहां से फिर मैं आगे चलता हूँ। लिख लिया होगा आप लोगों ने? हाँ जी बिल्कुल, चलिए लिख लिया आप लोग। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। अनुसूची 6 क्या कहती है? अनुसूची 6 में क्या लिखा हुआ है? 6, अनुसूची 6, इसमें केवल कुछ राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का जिक्र किया गया है, एसटी क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। किसका? जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, केवल 4 राज्य हैं, जिसको मैं ट्रिक में लिख देता हूं ATMM, ATMM। ए से बनाया हमने असम, ए से बनाया असम, टी से बनाया हमने त्रिपुरा, क्या बनाया बेटा? त्रिपुरा। और एम से बनाया हमने मिजोरम, मिजोरम। और इस एम से बनाया हमने मेघालय, क्या बनाया बेटा? मेघालय। तो आप कहेंगे सर असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों का जिक्र किया गया। किसका? जनजातीय क्षेत्र, क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, क्या बताया गया है इसमें? प्रशासन व नियंत्रण। समझने वाली बात यह है कि सर जनजातीय क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? तो जनजातीय क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? एसटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के एसटी क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण किस अनुसूची के तहत आता है? अनुसूची 6 के तहत आता है। किसके तहत आएगा? अनुसूची 6 के तहत आएगा, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे सर अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य हैं? ये प्रश्न पूछा गया है, एमटीएस में ही पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य का अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का जिक्र अनुसूची 6 में किया गया है? ऑप्शन में दिया हुआ था असम। तो आप क्या कहेंगे? असम। गगन नारंग कह रहे हैं आई लव यू सर। अरे मेरे बच्चे लव यू टू। मेरे सभी प्यारे भाइयों को, सभी प्यारी बहन, जितनी भी प्यारी बहन देख रही हैं, प्यारे भाई देख रहे हैं, आप लोगों से मुझे बहुत प्रेम, बहुत स्नेह है। बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ। बेटा ये बताइए ऐसा कौन सा लाइन है जिसमें मैंने इंग्लिश नहीं लिखा है? कौन सी लाइन है? सर आपने बताया था कि प्रत्येक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी कैबिनेट मिशन। उसका मतलब यह है कि एक सांसद 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। वर्तमान समय में भी वही है। मैं तो ये राज्यसभा की बात कर रहा हूं, मैं राज्यसभा की बात कर रहा था वो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सर, आगे बात करेंगे अनुसूची 7, अनुसूची 7।
अनुसूची 7 या शेड्यूल 7। मैं तो इसलिए शेड्यूल नहीं लिखा था क्योंकि बार बार लिखता आ रहा हूं, तो हो सकता है आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि अनुसूची किसे कहते हैं और शेड्यूल किसे कहते हैं। इसमें क्या लिखा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। हम लोग बात करेंगे सर कि शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में किया गया है, कौन सी ऐसी शेड्यूल है जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप कहेंगे मेरे बच्चों, आप कहेंगे सर केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ठीक है जी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, मतलब राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन। अब ये बताइए भैया शक्तियों का विभाजन कैसे होगा? अनुसूची 3 में अनुसूची 7 को हमने 3 सूचियों में बांट दिया। कितनी सूचियों में बांटा है? 3 सूचियां। कि भैया अनुसूची 7 को हमने 3 सूचियों में बांट दिया। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, और एक होती है भैया, एक क्या होती है, एक होती है समवर्ती सूची। कॉनकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। कि सर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में जो कानून बनाए जाते हैं वो आर्टिकल 246 के तहत बनाए जाते हैं। कि अनुसूची जो 7 है वो 3 सूचियों में बांट दी, एक स्टेट, यूनियन और कॉनकरेंट। कॉनकरेंट समवर्ती, स्टेट राज्य और यूनियन संघ सूची। अब इनमें कितने कितने विषय थे? जैसे कि बात करें संघ सूची के, तो संघ सूची में पहले 97 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में 100 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 100 हैं। उसी कह रही है कि सर स्क्रीन पर नंबर शो हो रही है मेरी। बेटा वो सिर्फ आप ही को शो होगा, किसी और को आपका नंबर शो नहीं होगा, ठीक है? वो किसी और को शो नहीं होगा। जैसे कि संघ सूची हो गई, क्या हो गई मेरे बच्चे? संघ सूची, जिसे हम यूनियन लिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनियन लिस्ट कहेंगे। एक हो गई राज्य सूची, जिसे हम स्टेट लिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेट लिस्ट कहेंगे, ठीक है? यूनियन लिस्ट, यहां भी चाहो तो सूची लिख लेना। और एक हो गई मेरे बच्चे, एक क्या हो गई? समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। कि सर समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो इसे बोलते हैं हम कॉनकरेंट लिस्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? कॉनकरेंट लिस्ट। पहले तो मैं इसमें सब्जेक्ट बता देता हूं कि सर इसमें पहले कितने सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो इसमें पहले होते थे बेटा 97 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट होते थे? 97। वर्तमान में कितने हैं? तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट समय में कितने हैं? तो प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट कितने? 100। ऐसे ही यहां पर भी लिख लो, आप यहां भी लिख लो कि सर इसमें पहले 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 61। यानी कि जो बॉक्स में है वो प्रेजेंट हैं और ये जो थे पहले थे। ये कितने थे? पहले 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। इसकी बात करें तो इसमें पहले 47 थे, अब वर्तमान की बात करें तो बेटा 52 हैं। कि प्रेजेंट समय में कितने हैं? 52 सब्जेक्ट हो गए। अब बात यहां पर आएगी कि सर कानून कौन कौन बनाता है? कानून कौन कौन बनाता है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे आप एसएससी में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, कोई भी हो, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब हम बात करेंगे कि सर इन पर जो कानून बनाया जाता है, कि चाहे वो यूनियन लिस्ट हो, चाहे वो यूनियन लिस्ट हो, या बेटा यहां नोट में लिखूंगा, नोट में लिख देता हूं। देखिए संघ सूची
जिसे हम यूनियन लिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इसको? हम यूनियन लिस्ट कहेंगे इंग्लिश में। यूनियन लिस्ट एवं राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची जिसे हम क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेट लिस्ट बोलेंगे। तो इनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? कानून बनाने का अधिकार। अब बताइए कि सर कानून बनाने का जो अधिकार है, जैसे कि यूनियन लिस्ट हो गई, इसके संबंध में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246। क्या कहता है कि जब यूनियन लिस्ट की बात आएगी तो कानून कौन बनाएगा? तो कानून बनाएगा संघ सरकार। कौन बनाएगी बेटा? कानून, यानी कि लॉ कौन बनाएगा? कानून या लॉ कौन बनाएगा? तो आप कहेंगे सर केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी बेटा? केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन जब बात आएगी राज्य सूची की, तब राज्य सूची कौन से आर्टिकल के तहत विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया जाता है, बिल लाया जाता है कि कानून बनाया जाए? तो अनुसूची 7 में जो 3 सूचियां बांट दी हैं, रिपीट करूं? कर दूंगा अभी। तो आप कहेंगे इसमें भी अनुच्छेद 246, ये भी 246 के तहत और ये भी 246 के तहत, लेकिन यहां पर केंद्र सरकार बनाएगी और यहां पर राज्य सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? राज्य सरकार। अब यहां पर यदि कोई राज्य सूची में ऐसा विषय है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? तो बेटा ध्यान रखना कि यदि राज्य सूची में कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का हो, तो उसके लिए आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 में संसद कानून बनाती है। कौन कानून बनाती है? संसद कानून बनाती है। बिल्कुल फिनिश कर देंगे। हाँ जी, लिख लिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे समवर्ती सूची। हम बात करेंगे सर समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाएगा, कि सर जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाएगा? तो आप कहेंगे इसके बारे में जो कानून बनाया जाएगा, इसमें जो विषय होंगे, इसको लेकर कानून कौन बनाएगा मेरे बच्चे? कानून या लॉ कौन बनाता है? तो आप कहेंगे सर इस पर कानून संसद बनाएगी। संसद यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो गई या संसद हो गई। तो आप ये बताओ कि सर अगर संसद और राज्य सरकार दोनों ने कानून बना दिया, लेकिन यदि मतभेद हो जाए तो किसका कानून माना जाएगा? किसका कानून माना जाएगा? आप कहेंगे फिर सर संसद के कानून को मान्यता मिल जाएगी। समझना कि समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं, यदि उन पर कौन कौन कानून बनाते हैं? संसद भी बनाती है और राज्य भी बनाते हैं। लेकिन यदि आपस में मतभेद हो जाए तो किसका कानून माना जाएगा? तो आप कहेंगे सर मतभेद होने में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाएगा? संसद को दिया जाएगा, पार्लियामेंट को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा बेटा? पार्लियामेंट को दिया जाएगा। ठीक है जी, पार्लियामेंट को ज्यादा वैल्यू दे दी जाएगी। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। जैसे कि शिक्षा, जैसे कि वन, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, एजुकेशन, ये किसके विषय हैं? समवर्ती सूची के। लेकिन एक ऐसे भी विषय आएंगे जो ना तो केंद्र सूची में या संघ सूची में होंगे, ना तो राज्य सूची में होंगे और ना समवर्ती सूची में होंगे। तो वो कहां से, किसमें शामिल किया जाएगा? अब ये तो बड़ा अटपटा सवाल हुआ। हमने तो 3 सूचियां पढ़ी हैं कि सर यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यदि कोई ऐसा विषय आता है जो ना संघ सूची का है, ना राज्य सूची का है, ना समवर्ती सूची का है, तो ऐसे मामले पर कानून कौन बनाएगा और किस में रखे जाएंगे वो विषय? कौन बता देगा? चलिए, जो बताएगा ना, मैं मानूंगा उसकी तैयारी भरपूर चल रही है, उसकी तैयारी बढ़िया चल रही है। बताइए जल्दी से। हाँ जी, नहीं गोद लेना नहीं कहेंगे इसको। पॉलिटी में बेटा तीन क्वेश्चन आते हैं आपके, लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे। देखिए यहां पर नोट में ही लिखना बेटा, नोट में ही लिख लेना कि ऐसे विषय
ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में है, संघ सूची जिसे मैंने यूनियन लिस्ट कहा है, यूनियन लिस्ट, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, उन पर कानून कौन बनाएगा? तो ऐसे विषय पर, ऐसे विषय पर कानून, कानून, कानून आर्टिकल अनुच्छेद 248 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, अरे बहुत बढ़िया, क्या नाम है इनका, जाकिर हुसैन, रेसिडुअल पावर्स, अरे वाह, अवशिष्ट शक्तियां, अरे बहुत बढ़िया। तो ऐसे विषय पर कानून बेटा संसद बनाएगी। कौन बनाएगी बेटा? संसद बनाएगी। ठीक है, कानून संसद द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया जाएगा? संसद द्वारा, बाय पार्लियामेंट। ठीक है जी, कौन बनाएगा? बाय पार्लियामेंट बनाएगा। जाकिर हुसैन ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, दिल खुश कर दिया कसम से। मुझे लग रहा था कि शायद कोई बच्चा नहीं बता पाएगा, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं और यही बहुत अच्छी बात है। कहते ना कि सफलता का एक ही कहते ना, सफलता की बस एक ही खासियत है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जब आप मेहनत करोगे तो सफलता अपने आप ही आप पर फिदा हो जाएगी। ये पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर इसमें कौन से विषय आएंगे, इसमें कौन कौन से विषय आएंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें जो विषय आएंगे वो विषय कौन से होंगे, सब्जेक्ट कौन से होंगे वो। तो आप कहेंगे सर ऐसे सब्जेक्ट्स, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम अवशिष्ट सूची के में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? अवशिष्ट सूची में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? अवशिष्ट सूची में डाल देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल लिस्ट बोलेंगे। ठीक है जी। तो ये जो है ऐसे विषय जो समवर्ती राज्य और संघ सूची में नहीं होंगे, उन्हें अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट सूची में डाले जाते हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। और संसद राज्यसभा के कुल और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 वोट से, विकास कह रहे हैं सर मैंने भी आंसर दिया था, बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं माफी चाहता हूं अगर मैं आपका नाम नहीं ले पाया हूं। ठीक है, एक बच्चा के शिवम कह रहे हैं सर हमने एमटीएस का बैच लिया था, पॉलिटी का सवाल उड़ा दिया, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। अरे शिवम बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत शानदार, लिख लिया यहाँ तक। अलका कह रही है सर मैं डर गई, आप इतनी तेज बोलते हो। मैं तेज इसलिए बोलना पड़ रहा है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आवाज धीरे आ रही है, धीरे आ रही है। सर ये गूगल करके आया, काना कह रहे हैं। अच्छा, कितना आप लोग ना एक दूसरे को वो करते रहते हो। चलो ये हमने लिख लिया, 7 अनुसूची हो गई। ठीक है, 7 अनुसूचियां हो गई। अब इससे ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके माइंड से अप हो जाएगा। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, कल भी मैं इनको कंटिन्यू करूँगा, कल भी मैं इनको कंटिन्यू करूँगा। मैंने अनुसूचियां बताई थी कि भाई मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितनी हो जाएंगी? 12 अनुसूचियां हो जाएंगी। सर पहली अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? पहली अनुसूची में राज्य, यानी कि कितने राज्य हैं? 28। संघ राज्य क्षेत्र यूटीज कितने हैं? 8 हैं। कि सर किसी राज्य का नाम बदलना हो, सीमा बदलनी हो, या नए राज्य से, केंद्र से जो राज्य का दर्जा लेकर उसे क्या दिया जाए? यूटी बनाया जाए, तो ये सब किसमें होगा? तो आप कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे कि सर अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा, अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, के कह रहे हैं सर मेरा नाम नहीं लेते हो, के कुमार। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वेतन। तो आप कहेंगे सर अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में वेतन, सैलरी का जिक्र है। जैसे राष्ट्रपति को 5 लाख मिलती है, उपराष्ट्रपति को 4 लाख मिलती है, राज्यपाल गवर्नर को 3.5 लाख मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें 2,80,000 मिलती है, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें 2,50,000 मिलती है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें 2,50,000 मिलती है, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें 2,25,000 मिलती है। कितनी मिलती है? 25,000 मिलती है। यहां तक लिख लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। शेड्यूल 3 में बेटा शपथ का प्रावधान है कि सर संसद के सदस्य, राज्य विधान मंडलों के सदस्य, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, केंद्रीय मंत्रियों या राज्य मंत्री हो,
केंद्रीय मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, या बेटा ये एमएलए एमपी विधानमंडल के सदस्य हो गए। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, अनुसूची 4 में क्या लिखा है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा कैसे की जाएगी? जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य से राज्यसभा में सीटें भी ज्यादा जाएंगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें जाती हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी ज्यादा है, 31 सीट जाती हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1971 की जनगणना को आधार मान रखा है, सीटों का बंटवारा 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया गया है और यह 2026 तक रहेगा। जो वर्तमान में सीटें हैं यही सीटें 2026 तक रहेंगी। ठीक है, 5वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है SC ST यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण अनुसूची 5 में दिया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग यहां चलते हैं बेटा अनुसूची 6। अनुसूची 6 ये है अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या लिखा है? ATMM यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण। जनजातीय क्षेत्रों को हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। आगे बात करेंगे अनुसूची 7 की कि सर इसमें क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब 3 सूचियां बनाई गई। कितनी सूचियां बनाई गई? 3 सूचियां बनाई गई। एक हो गई बेटा संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले कितने सब्जेक्ट थे? 97। वर्तमान में कितने हैं? 100। राज्य सूची में पहले 66 थे, वर्तमान में कितने हैं? 61। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट पहले कितने थे? 47, अभी कितने हैं? 52। और ये सूची जो है ये कहां से ली गई है? तो आप कहेंगे सर ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे कि संघ सूची और राज्य सूची पर कानून बनाने के अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 246 में संघ सूची के लिए कानून केंद्र सरकार बनाती है। अनुच्छेद 246 में ही राज्य सूची के विषय में कानून राज्य सरकार बनाती है। नेक्स्ट समवर्ती सूची के बारे में बात करेंगे कि सर समवर्ती के बारे में कानून कौन बनाता है? तो भैया संसद और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन यदि मतभेद हो जाए तो पार्लियामेंट या संसद के द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता मिलती है। अब ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में है और ना ही राज्य सूची में है, ना ही बेटा स्टेट लिस्ट में है, ना ही यूनियन लिस्ट में, ना बेटा कॉन्करेंट लिस्ट में, ऐसे विषय पर कानून कौन बनाएगा? तो अनुच्छेद 248 में लिखा हुआ है कि संसद ऐसे विषयों पर कानून बनाएगी जो ना तो संघ सूची में होंगे, ना समवर्ती सूची में होंगे, ना बेटा राज्य सूची में होंगे। तो उनको अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाएगा, रेजिडुअल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है जी, समझ गए यहां तक? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पर याद रखना एक आर्टिकल, चलो वो छोड़ो बहुत हो जाएगा, फिर मैं कल से स्टार्ट करूंगा 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं। ठीक है, और कल हम प्रस्तावना भी पढ़ेंगे। कल हम लोग प्रस्तावना भी पढ़ेंगे। लास्ट वाला समझ में आया वर्तिका? इसमें लिखा था कि तीनों सूची में जो विषय शामिल ना हो उसे किस में डाला जाएगा? तो उसे अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाएगा। ठीक है, सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा, सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा। अब ये बताओ क्लास आपको कैसी लगी? मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भैया जितने भी देख रहे हैं, ये बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी? मज़ा आया पढ़ने में? हाँ जी, अंकिता कह रही हैं कि सर आप मेरे कमेंट का रिप्लाई। अब आप लोग ये बताओ कि मैं कैसे रिप्लाई कर सकता हूँ जब मैं इधर पढ़ा रहा हूँ? सर बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया, आशीष कह रहे हैं, अभय, उदय, चेतन, हाँ जी बहुत बढ़िया। चलिए आशा करता हूँ आप लोग इसको जरूर रिवाइज करोगे, और बेटा जितना भी मैं एक वीक में पढ़ाऊंगा उसको मैं सैटरडे में टेस्ट लूँगा। जितना भी मैं एक वीक में पढ़ा दूंगा हर सैटरडे में टेस्ट लूँगा। ठीक है, हर सैटरडे में टेस्ट लूँगा आपकी एप्लीकेशन पे। ठीक है बच्चों, चलिए
आप सभी का जीवन उज्जवलमय हो, आपके पेरेंट्स का, आपके जिन साथियों का भी उम्मीदें आप लोगों से हैं, भले ही सोना बाबुओं की भी उम्मीदें आपसे हों, वो भी पूरी हो जाएं और माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, भगवान आपका सिलेक्शन करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।